हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, अगर विश्व में प्रदूषित शहरों की जो सूची देखी जाए तो शायद सबसे ज्यादा शहर भारत के हैं टॉप 20, टॉप 30 में। क्यों ऐसा हो रहा है? हम सबको पता है, जो भारत में प्रदूषण का बढ़ता स्तर है उस कारण हो रहा है। लेकिन क्या अभी इस समय भारत के पास कोई रोड मैप तैयार है जहां पे वो इस प्रदूषण से मुक्ति पा सकता है, जहां पे वो इस प्रदूषण से निजात पा सकता है? और वो जो भारत के नागरिक हैं, क्या वो खुली स्वच्छ हवा में सांस ले सकते हैं? बहुत लोगों के मन में विचार होगा। एक आर्टिकल मेरे पीछे आप देख सकते हैं और इंडियन एक्सप्रेस का, जो बात करता है कि कैसे चीन ने क्रमिक रूप से परिवर्तन करते हुए, बेहतर सुझावों पे अमल करते हुए पॉल्यूशन पे काम किया। और एक समय जहां टॉप 30 पे मैक्सिमम चीन के शहर रहा करते थे, अब वहां पे 2-3 शहर ही रह गए हैं। मैक्सिमम शहर अब 16, 17, 18, 20 भारत के हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में वो बात छुपी है जो शायद हम अगर फॉलो करें तो और बेहतर कर सकते हैं अपने इनोवेटिव स्ट्रेटजीज के साथ में। तो इसी को हम देखेंगे, सभी अंगों पर बात करेंगे, क्या चीजें सुधार की, क्या नहीं, और चीन ने कैसे कॉम्बैट किया, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, एक बार फिर से आपको बताता चलता हूं कि चर्चा में क्यों है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि आप सबको पता है कि 2024 के नवंबर की बात करें या वर्तमान नवंबर की बात करें, हाईली पॉल्यूटेड है दिल्ली। मतलब AQI 400 पार चल ही रहा है लगातार, कुछ कुछ जगहों पे इसने 500 भी क्रॉस कर लिया है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि ऑन एन एवरेज दिल्ली का हर व्यक्ति जो दिल्ली में सांस ले रहा है वो एक साथ हर दिन 30 से 35 सिगरेट स्मोक कर रहा है। कुछ ऐसे आंकड़े खुद आपको AQI की वेबसाइट पे दिख जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि चीजें खतरनाक स्थिति में है। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं, बस इतना बताता चलूं कि अगर आप हिंदी साहित्य से जुड़ना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि कैसे वैकल्पिक विषय में 300 से ज्यादा नंबर लाएं, तो आप मेरे पीछे एक स्कैन कोड है, उसको स्कैन करके जुड़ जाइए। 20 तारीख को यानी कि थर्सडे को, यानी कि परसों, हम जूम सेशन के द्वारा बात करेंगे, मुलाकात करेंगे कैसे अपने ऑप्शनल के मार्क्स को 300 क्रॉस किया जाए, पार किया जाए। जूम सेशन है, ये फ्री सेशन है, सीटें सीमित हैं। रजिस्टर करने के लिए आप QR कोड पे स्कैन करके जुड़ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी इसको एक बार फिर से शेयर कर दूं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की आप यहां पे स्कैन करके जुड़ जाइए। चलिए बात कर लेते पहले तो चीन में समस्या का उद्भव क्या हुआ, हम सबको पता है। तो 1978 के बाद में जब वहां पे आर्थिक विकास का दौर शुरू हुआ, हम सबको पता है कि 1970 का जो दशक था वो चीन के लिए बहुत ऊपर जाने वाला दशक था। चीन, अमेरिका, भारत तीनों ने प्रगति की। रूस भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा था। वो तो 1990 का जो वो डाउनफॉल आया उसके कारण चीजें खराब हो गई। तो जो इस समय विश्व की शक्तियां हैं वो दरअसल 1970 के दशक में, विशेषकर चीन, भारत और रूस के संदर्भ में कहा जा सकता है कि बहुत ऊपर गए थे वो। ठीक है, तो हो गया था कि 1978 में आर्थिक उदारीकरण के बाद चीन का तीव्र औद्योगिकरण हुआ है ना, कार्बन उत्सर्जन में हैवी वृद्धि हुई, बहुत ज्यादा वृद्धि हुई। और 2000 के दशक में धुंध से भरे आसमान, नदी प्रदूषण दिखा करते थे। उस समय जब हम छोटे थे तो हम अखबारों में पढ़ा करते थे, लगा करता था कि चीन के लोग कैसे जी रहे होंगे। हमें नहीं पता था कि कल को यही स्थिति हमारे साथ भी हो जाएगी। ठीक है, 2008 में बीजिंग ओलंपिक होता है और इस बात पे एक प्लेज ली जाती है, एक शपथ ली जाती है कि हम चीन के लोग इस प्रदूषण से निजात पाएंगे, और क्रमबद्ध रूप से काम करके वो निजात भी पा जाते हैं। ठीक है, यही परिवर्तन का क्षण था। मुख्य स्रोत क्या थे बता देते हैं। PM 2.5 बहुत ज्यादा, ये 2.5 माइक्रोन का होता है। मतलब जो आपके बाल होते हैं, जो जैसे मेरे बाल तो बहुत ही पतले, तो बालों के लगभग 25 से 70 गुना कम, मतलब बटे 25 बटे 70 के अराउंड। ठीक है, 70वां भाग जो उतना पतला माइक्रोन होता है 2.5। ठीक है, फेफड़ों के ऊतकों में प्रवेश कर सकते हैं। सबसे खतरनाक PM 2.5 होता है, मैं हर बार बता रहा हूं आपको। ठीक है, रक्त प्रवाह में प्रवेश कर सकते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जमा हो सकते हैं और बहुत सी दिक्कतों का ये कारण बन सकते हैं। ठीक है, प्रदूषण के स्रोत कौन कौन से हैं? तो भारी उद्योग, हीटिंग के लिए जो कोयला जलाते हैं वो, वाहन उत्सर्जन, बिजली संयंत्रों की चिमनियां। ठीक है, फसल अवशेष और जो उर्वरक। चीन में भी यही कारण थे। मैं चीन के कारणों को ही गिना रहा हूं। कमोबेश देखा जाए तो ये सब कारण भारत में भी लागू होते हैं। कमोबेश सब कारण भारत में, कोई अलग से कारण थोड़ी बन जाएगा। पर्यावरण प्रदूषण और ये जो धुंध, स्मॉग जिसकी बात कर रहे हैं, ये सब एक ही दो कुछ ऐसे जो 6-7 बिंदु है, इन्हीं बिंदुओं के इन्हीं बिंदुओं के अराउंड आपको मिलते दिखेंगे। ठीक है, चलिए चीन की रणनीति क्या किया उसने। तो पहली बात उन्होंने टॉप डाउन दृष्टिकोण देखा।
टॉप डाउन, एक बॉटम अप होता है, एक टॉप डाउन होता है। क्या किया उन्होंने, पहले तो कैडर मूल्यांकन प्रणाली में क्या कीजिए कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अधिकारियों का प्रदर्शन मूल्यांकन कि तुम कैसे, बड़े अधिकारी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। राज्यपालों, महापौरों से लेकर जिला अधिकारियों तक सभी का मूल्यांकन हुआ कि अब उससे नीचे लेयर के अधिकारी कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। और जब हमारे अधिकारी कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो जो देश की जनता होती है वो कहीं ना कहीं उनके परफॉर्मेंस को देख के प्रभावित होती है, मुतमईन होती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण लक्ष्य पूरे न कर पाने पर पदोन्नति में बाधा की बात की नहीं, तुमको प्रमोट ही नहीं करेंगे अगर तुम पर्यावरण लक्ष्य अपने शहर में, अपने जिले में, अपने तालुका में, अपने प्रदेश में नहीं फॉलो करवा पा रहे हो तो वी वोंट प्रमोट यू, ठीक है। यह अन्य देशों की तुलना में अधिक प्रभावी और जवाबदेही सुनिश्चित करता है क्योंकि हर अधिकारी को प्रमोशन चाहिए भाई, हर व्यक्ति को इंक्रीमेंट चाहिए। इंक्रीमेंट ही रोक दिया जाएगा तो कहेगा कि चलो यार बाई हुक और क्रूक हमें पॉल्यूशन को खत्म करना है, तो उन्होंने इसका जिम्मेदारी उठाई वहां पे, ठीक है। जो वहां पे 11वीं पंचवर्षीय योजना थी 2006 से 10, पहली बार वायु प्रदूषण को गंभीर चिंता के रूप में मान्यता दी गई। हालांकि भारत की बात करें तो भारत में भी इस समय जो पंचवर्षीय योजना चल रही थी वहां पे इसी मुद्दे पे फोकस किया गया कि जो भारत में पॉल्यूशन की समस्या है वो बहुत ज्यादा है, इसके पहले शायद इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, ठीक है। चलिए बात करें कि और रणनीतियों में क्या, औद्योगिक सुधार, पुराने प्रदूषणकारी उद्योगों को उन्होंने बंद करने का टफ निर्णय लिया, हैवी हार्टेडली, है ना। अत्यधिक ऊर्जा खपत वाली इकाइयों को भी उन्होंने बंद किया, हैवी हार्टेडली, है ना। जैसे बिजली संयंत्र, स्मेल्टर, ठीक है, जो धातु गलाने की इकाई होती है, रासायनिक संयंत्र, पेपर मिल, इन सबको उन्होंने बंद किया। उन्होंने कहा कि इफ दिस नॉट वर्किंग इन अ गुड मैनर वी शुड क्लोज ऑल दिस, तो क्लोज कर दिया उन्होंने, ठीक है। 2013-17 के बीच क्या कि सिंघुआ विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पाया कि वायु गुणवत्ता सुधार में योगदान घटते क्रम में क्या चीज था, कोयले बोले पर नियंत्रण किया गया, इसका बहुत था। स्वच्छ आवासीय हीटिंग की बात की गई, इसका बड़ा योगदान था। अब जैसे स्वच्छ आवासीय हीटिंग, जैसे हम एसी वगैरह चलाते हैं, ये दरअसल उस तरह की चीजों की बात हो रही है। स्थानीय उत्सर्जन गहन उद्योगों को बंद करना, इस पर भी काम किया गया, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वाहन उत्सर्जन पर नियंत्रण, इसका मतलब कि जितने भी बिंदु मैं आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे बैक करता हूं एक बार फिर से, ये जो 4 बिंदु आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये चारों बिंदु ने मिला के कुल मिला के जो चीन की स्थिति थी, अवस्थिति थी, उसको बेहतर किया और बेहतर किया, ठीक है। चलिए बात करें इसके आगे की, तो इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति, ईवी क्रांति जो उन्होंने लाई किया है। भले ही चीन अधिकांश बिजली कोयले से आती है, फिर भी ईवीज के जो जीवन चक्र उत्सर्जन कम होते हैं। शहरी केंद्रों में कोई भी अगर देखा जाए तो इस प्रकार का टेल पाइप वाला उत्सर्जन नहीं है। बिजली उत्पादन आमतौर पर शहरी क्षेत्रों के बाहर होता है, इस कारण भी जो शहर है वहां पे आपको धुंध, स्मॉग, जैसे दिल्ली की बात करें जो एनसीआर पेरीफेरी है, वहां पे बहुत सारे ईंट के भट्टे हैं, उनसे भी दिक्कत आती है ना। शेंझेन का उदाहरण क्या है, विश्व का पहला शहर जिसने अपने 16,000 से अधिक बसों को पूर्णतः विद्युतीकृत किया। 16,000 तो बसें हैं और सब विद्युतीकृत है, यानी कि ईवी है, ठीक है। जनसंख्या लगभग 1.1 करोड़ है, आज के बेंगलुरु के लगभग बराबर है जनसंख्या, अगर हम शेंझेन की बात करते हैं, ठीक है। ये शेंगेन नहीं है, वो शेंगेन वीजा अलग है, शेंझेन अलग है, चीन की बात कर रहा हूं। शंघाई जैसे अन्य प्रमुख शहरों ने भी इसका अनुसरण किया और चीजों को और बेहतर करने का प्रयास कहीं ना कहीं किया गया, ठीक है। अगर इसी में बात किया जाए अगले स्तर पे, तो परिणाम, सफलता, चुनौतियां क्या है। 2013 के बाद से चीन लगभग 80% क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है, 80%। हालांकि इसमें कुछ इश्यूज भी, हम चुनौतियों पे आएंगे, कई बार हेरफेर किया गया, पर मोटा माटी देखा जाए तो उन्होंने सुधार किया है बॉस, और ये दिखता है उनके AQIs में। हालांकि भारत में भी सुधार की बात हो रही है, पर वो अलग से मैनिपुलेशन हो रहा है, वो सही तरीका नहीं है, ठीक है। 2024 में राष्ट्रीय औसत PM 2.5 का 29.3 था, जो लगभग 11.2% कम था 2020 से, यानी कि हर वर्ष, हर 4 वर्ष 5 वर्ष में कम करते जा रहे हैं। लगभग 40% चीनी शहर WHO के दूसरे चरण के अंतरिम लक्ष्य को पूरा करते हैं, तो 40% जो WHO जिन लक्ष्यों की बात करें उसको पूरा करते हैं। 2013 से 2022 के बीच में पारा, यानी कि मर्क्यूरी उत्सर्जन में लगभग 50% की कमी देखी गई, विच इज ह्यूज, ठीक है। चुनौतियां भी हैं, कुछ लोगों ने कहा कि नकली जानकारी प्रोवाइड की गई, जगह पे फेक जानकारी या थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ किए गए, आंकड़ों में छेड़छाड़ किए गए। बंद कारखानों का गुप्त रूप से फिर खुलने की बात आ रही है, करप्शन का कुछ चार्जेस वहां पे आ रहे हैं। 2021 में बिजली की कमी, इसके बाद कोयला उत्पादन बढ़ने की प्रतिबद्धता आई क्योंकि बिजली की कमी आ गई थी, तो इसका मतलब कि एक और वो चीज शुरू हुई जिसको दरअसल बंद करना ये चाह रहे थे, है ना। और अगर बात की जाए तो 2021 से 24 के दौरान ओजोन स्तर का बढ़ता रहा, यानी कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो चुनौती के रूप में सामने दिख रही हैं, और शायद चीन में छुपाया जा रहा है या कुछ करप्शन का एक स्टेज में ही जा रहा है, ठीक है। PM 2.5 में कमी की गति धीमी, 2014 से 19 में 2.47 अगर देखा जाए जो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब से घर का, ये क्या है 2021-24 में ये 0.18 हो गया। तो इसका मतलब जो हर वर्ष लगातार कमी हो रही थी उसका स्तर गिर गया है, अब ये बहुत कम हो गया है। मतलब अगर देखा जाए तो इसका लगभग अब देखा जाए तो 1/10 हो गया है, तो 10 गुना कम हो चुका है। इस पे भी कहीं ना कहीं ध्यान दिया जाना चाहिए, जो अभी भी चुनौती बन रही है। तो इसका मतलब चीन को भी बहुत चीजें ध्यान देने की जरूरत है, लेकिन भारत के लिए सीखने के लिए बहुत सारी चीजें, ठीक है। चलिए आगे अगर बढ़े तो क्या है भारत की स्थिति, क्या है चुनौतियां, समानताएं क्या है। 2000 के दशक में चीन जैसी स्थिति, उच्च PM सांद्रता, स्वास्थ्य, आर्थिक बोझ, है ना।
तीव्र विकास और शहरीकरण से प्रेरित प्रदूषण। भारत में भी प्रदूषण के कारण वही है जो हमने चीन में देखे थे, वैसे ही चीन यहाँ भारत में भी वही कारण देख रहे थे। कि वर्तमान स्थिति क्या है, दिल्ली सबसे प्रदूषित है, शीतकाल में औसत PM 2.5 175, सोच लीजिए, ठीक है। अगला क्या है, कोई अच्छा वायु गुणवत्ता दिवस नहीं भारत के लिए। 8 दिन अगर देखा जाए तो भारत में गंभीर AQI प्लस था, 12 दिन गंभीर AQI रहा, ठीक है। 65 दिन बहुत खराब रहा, ठीक है। 18 नवंबर 2024 को चरम पे, पिछले वर्ष के बाद बता रहे जहां 600 क्रॉस कर गया था। 18 नवंबर 2024 को 600 क्रॉस कर गया था, और जिस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी 18 नवंबर है, और AQI लगभग 400 के पास है। तो स्थितियां सुधरी या अच्छी तो नहीं है, ठीक है। अन्य महानगर जो उसके हैं तो कोलकाता है ना, दूसरा सबसे प्रदूषित, हैदराबाद है बहुत प्रदूषित है ना, मुंबई है, हालांकि बेंगलुरु में AQI बहुत कम था, मैंने देख रहा था कि 100 के अराउंड है, विच इज गुड, मतलब भारत के पर्सपेक्टिव से सही है। बट फिर भी AQI हुई क्यों, 7, 8, 9, 10, 12 हो, इतना ज़्यादा भारत, मतलब AQI का ज़्यादा होना मीन्स की चीज़ें खराब हो रही, चीज़ें बेहतर नहीं है, ठीक है। चलिए बात करें और कि प्रदूषण के कारण क्या क्या है। तो हम सबको पता है कि जो स्थानीय जैविक कचरा जलाना होता है, पराली की बात है, लकड़ी, गोबर, उपले, कृषि अपशिष्ट, ये सारे ये कारण है। 23% वाहन उत्सर्जन, 24% सबसे ज़्यादा पराली, फिर वाहन उत्सर्जन, फिर अच्छा पराली, अच्छा इन्होंने लोकल कचरे की बात की, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। 24% इसका है, 45% चरम मौसम में पराली जलाना बढ़ जाता है, जिसकी अभी हमने बात की। मैंने पराली पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी किया है, उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हरियाणा और पंजाब में जो फसल अवशेष है ये भी बहुत इसमें पार्ट बनते हैं। और 90% जो SO2 का उत्सर्जन औद्योगिक उत्सर्जन होता है कारखाने और बिजली संयंत्रों द्वारा, ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कारक है। तो ये कुछ प्रमुख कारक है, ठीक है। इसके अलावा निर्माण और सड़क धूल 38% जो PM 2.5 आता है वो इनसे आता है, ठीक है। देखिए अलग अलग डेटा है, यहाँ पे SO2 की बात करें, ये चरम मौसम में बात हो रही है, बाकी तो परसेंटेज वाइज है। और जो मैंने बताया कि जैसे जो आसपास जो ईंट भट्टियां हैं उनसे जो कचरे आ रहे हैं, निर्माण और सड़क धूल वाले इसी में जुड़ जाते हैं। मौसम वैज्ञानिक कारक भी है, मैंने बताया कि हवा की गति इस दौरान कम हो जाती है, हमने इसमें संवाद भी किया हुआ, ठीक है। तापमान उल्टा क्या कि टेम्परेचर निवर्जन के कारण होता क्या है कि हवा जो है वो तभी चेंज हो सकती है जब पैरेलल हवा चले, ठीक है। और क्योंकि ऊपर टेम्परेचर निवर्जन के कारण हवा है, गर्म हवा ऊपर निकल, जो यहाँ की पॉल्यूटेड हवा ऊपर निकल नहीं पा रही है, ठीक है। एक साइड आपको अरावली ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। एक साइड और दिक्कत, लेफ्ट राइट भी आप निकल सकते हो लेफ्ट राइट में, ठीक है। वो नीचे धरती है, नीचे नहीं जा सकते। तो जब तक पैरेलल हवा चलेगी या बारिश नहीं होगी तब तक ये नहीं खत्म होगा। तो ये भी प्रकार की समस्याएं हैं। दिवाली के पटाखे और सर्दियों का संयोग ऐसा रहता है कि चीजें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, खराब हो जाती है, ठीक है। चलिए निष्कर्ष के तौर पर क्या कह सकते हैं कि चीन के अनुभव से हम सबक ले सकते हैं। देखो हर मुख्य परीक्षा के प्रश्न के उत्तर में हम लोग पॉलिटिकल विल की बात करते हैं। ये पॉलिटिकल विल जरूरी है। दीर्घकालिक रणनीति क्या है कि त्वरित समाधान जो है वो पर्याप्त नहीं, हमको लॉन्ग टर्म समाधान की बात करनी होगी। मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। मैं ये तो सारा देख लीजिएगा, ठीक है। यथार्थवादी लक्ष्य तत्काल रूप से हमें क्या करने होंगे, ग्रैब को वर्ष भर की नीति में बदलना होगा, 15 दिन 20 दिन 1 महीने के लिए नहीं। पराली जलाने के लिए व्यवहारिक विकल्प प्रदान करना, और इसका मैंने सोल्यूशन भी बताया, पराली वाली वीडियो को देखना कि कैसे आपको एक ऑल्टरनेट देना होगा कि पराली को काट के कहाँ रख सकें, क्योंकि पराली के साथ भी बहुत सारे इश्यूज हैं। विज्ञान ने बेहतर काम किया, उसका ही असर नकारात्मक असर पराली वाले पे भी पड़ा है, ठीक है। प्रमुख शहरों में सार्वजनिक परिवहन को तेजी से विस्तार करना होगा हमें। वाहन उत्सर्जन मानकों का सख्त कार्यान्वयन करना होगा हमें, ठीक है। मध्यम अवधि में देखा जाए तो क्या कर सकते हैं, 50% वाहनों का विद्युतीकरण करना, मतलब जो EVs की हम बात कर रहे हैं उन पे काम करना होगा। नवीकरणीय ऊर्जा में वृद्धि करनी होगी। औद्योगिक उत्सर्जन में 40 से 50% की कमी करनी होगी हमें। सभी शहरों में PM 2.5 का असर 40 जो माइक्रोग्राम है इसे कम करना होगा, ठीक है। दीर्घकालिक रणनीति क्या है कि WHO के मान को, यानी कि यहां तक हमको टारगेट करना होगा 2040-50 तक के लिए। कार्बन तटस्थता की, यानी कि कार्बन न्यूट्रलिटी पे हमको फोकस करना होगा, प्राप्त करना होगा। और संपूर्ण ऊर्जा संक्रमण को कहीं ना कहीं हमको क्या करना होगा, मैनेज करना होगा। तब जाके हम चीन की तरह प्रभावी रूप से अपने देश से जो स्मॉग है, जो पॉल्यूशन है, उसको हम कम कर पाएंगे। भारत में लोग इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत अन्य चीजों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं सही चीज है, तार्किक चीजें उधर ध्यान देना बहुत जरूरी है। चलिए जब तार्किकता की बात करें तो हमारा प्रतिज्ञा प्लस बैच है। ध्यान रखिएगा कि 20 तारीख को इस बैच में एडमिशन क्लोज हो रहा है। ये 2027 को टारगेटेड बैच है, 2028 और 29 को टारगेटेड बैचेस भी आपको मिल जाएंगे। इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में बैच उपलब्ध है। और देखो यार, अगर आप एक सिंसियर स्टूडेंट हो तो ये बैच आपके लिए है। और मैं हमेशा कहता हूं कि न भूतो न भविष्यति ऐसा बैच नहीं ड्राफ्ट कोई नहीं कर पाया है जो स्टडी IQ ने किया हुआ है। मतलब प्रीलिम्स मेंस सब आपका फ्री है, दिल्ली में रह के खाना पीना हर चीज फ्री है, प्रीलिम्स के बाद फीस भी आपकी वापस, और 18 किताबों का सेट मिल रहा है। हर वो चीज जो आप घर बैठे हर चीज मिल जाएगी। और आप अगर टैलेंटेड हो तो स्टडी IQ आपको दिल्ली भी बुला ले रहा है। इस बैच के ब्रोशर को जरूर पढ़ना, हमारी वेबसाइट पे जाके, हमारे ऐप पे जाके। ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो ऐप क्या कहते हैं, इंस्टॉल आप कर लेना, ठीक है। फिर से बताता चलूं, ये स्कैन कोड है, स्कैन करके जुड़ जाओ।
20 तारीख को यानी कि थर्सडे को शाम 4 बजे एक जूम सेशन है, स्कैन करके जुड़ जाओ। कैसे आप 300 प्लस ला सकते हैं ऑप्शनल बेस पे हम लोग बात करेंगे, खासकर हिंदी साहित्य के पर्सपेक्टिव में। तो इसे स्कैन करके आप जुड़ सकते हो मेरे, और अगर आप ये चाहते हो कि अलग से मैं आपको भेज दूं तो मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, वहां पे मैं ये इमेज भेज दूंगा, स्कैन करके वहां से भी जुड़ सकते हो। दिस इज माई इंस्टाग्राम, इफ यू वांट टू ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम यू कैन ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम टू। ठीक है, आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और एक चीज पता होगी कि भविष्य में जब आप अधिकारी बनेंगे, भविष्य में जब IAS अधिकारी बनेंगे तो किस प्रकार से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को आप बेहतर तरीके से टैकल कर पाएंगे। हमने कुछ समाधानों पे बात की है, उस पे काम करना एग्जीक्यूटिव का काम है, आपका काम है, भविष्य में आप जरूर करेंगे, ऐसी आशा है। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।